नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के टीचिंग मेथड और उसमें आज अपने क्लास नंबर 16 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। हमने सर्वीय और दृश्य सामग्रियों के बारे में तो अध्ययन कर ही लिया। आज हम करेंगे सर्वीय दृश्य सहायक सामग्रियों के बारे में अध्ययन। तो सर्वीय दृश्य सहायक सामग्रियों में पहला आता है वृत्त चित्र, जिसे डॉक्यूमेंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? कोई शॉर्ट मूवी होती है, उसे डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। तो उसमें दिखाई भी देता है, साथ में आवाज़ें भी रहती है। ठीक है, लघु फिल्म जो किसी प्रकरण विशेष पर फोकस करती है, प्राय अवधि 30 से 40 मिनट। जैसे आपने ताजमहल की शॉर्ट मूवी बता दी, दिल्ली के किले की बता दी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लेकर शॉर्ट मूवी बता दो तो वो सर्व दृश्य सामग्री में आएगी, क्योंकि उसमें दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। ठीक है, और प्रक्षेपण के आधार पर वर्गीकरण। प्रक्षेपण के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। पहली प्रक्षेपित सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपित सामग्री। तो ठीक है, प्रक्षेपित क्या होती है? वे सामग्रियां जो सूचनाओं को पर्दे या दीवार पर प्रक्षेपित करती है, अर्थात फोकस्ड करती है। जैसे प्रोजेक्टर है, मैजिक लालटेन है, तो ये आएगी प्रक्षेपित सामग्रियों में। और जो कक्षा में सीधे ही प्रस्तुत की जाती है, जैसे चित्र, चार्ट, मॉडल, नक्शे, ग्राफ, पोस्टर, तो ये अप्रक्षेपित सहायक सामग्रियां होती है। ठीक है, तो प्रक्षेपित मतलब जिनको फोकस्ड किया जाए कहीं पर, पर्दे पर वगैरह, और अप्रक्षेपित मतलब जिनको सीधे दिखाया जाए। ठीक है, निर्माण के आधार पर भी वर्गीकरण किया है सहायक सामग्री का। ठीक है, ये तो प्रक्षेपण के आधार पर है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित। पूछ ले निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, कोमल और मृदु शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम। ठीक है, मतलब कठोर सहायक सामग्री और कोमल या मृदुल सहायक सामग्री। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी सामग्रियां जिनके निर्माण में किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे चार्ट, चित्र और नक्शे, इनमें कोई विशेष टेक्निक नहीं चाहिए, तो ये कैसी हो गई आपके? तो ये हो गई आपकी कोमल। और ऐसी सामग्रियां जिनके निर्माण में विशेष तकनीकों आदि की आवश्यकता होती है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, तो ये कठोर में आएगा। ठीक है, आगे है गणित का विभिन्न विषयों तथा व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग। ये क्या है कि भाई गणित का विभिन्न विषयों तथा व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो देखो, जब एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय क्षेत्रों के अध्ययन से जोड़कर किया जाता है तो ज्ञान व समग्र दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, तथा यही समाकलित अध्ययन है। इसे ही क्या बोलते हैं? समाकलित अध्ययन बोलते हैं। इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, जब आप एक विषय को पढ़ाते हो और बीच बीच में आप उस विषय का दूसरे विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें इसका योगदान बताते हो। जैसे आप गणित पढ़ाते पढ़ाते बताओ कि देखो भूगोल की गणना में गणित का योगदान है, देखो फिजिक्स में गणित का योगदान है, देखो जैसे कोई कारीगर है तो भी उसके लिए गणित का ये योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में गणित का ये योगदान है। ऐसे पढ़ाते हो तो बच्चे का एक समग्र दृष्टिकोण डेवलप होता है, एक मतलब बड़ा नजरिया डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, और इसे ही समाकलित अध्ययन की संज्ञा दी गई है। तो पता चल गया कि समाकलित अध्ययन क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है समाकलित अध्ययन। अब देखो हर्बर्ट पाठ्यक्रम के विषय इस प्रकार व्यवस्थित किए जाए कि एक विषय का अध्ययन दूसरे विषयों के अध्ययन में सहायक हो सके। ये बात कही थी हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने कहा कि आप कोई भी विषय का पाठ्यक्रम बनाओ, सिलेबस बनाओ, लेकिन सिलेबस कम से कम इस प्रकार से बनाओ कि वो दूसरे विषय के अध्ययन में सहायक हो सके। जैसे मैथ्स का सिलेबस है तो भी उसमें ऐसे उदाहरणों में और नीचे एग्जांपल्स लिखते हैं, पर्सन के थ्योरी दे रहे हो तो उसमें साथ में दूसरे विषयों का बताओ कि भूगोल की गणना में इस चीज़ का ऐसे योगदान है। तो इससे क्या होगा, बच्चा के एक विषय में जो पढ़ रहा है वो दूसरे विषय में भी उसके काम आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक तो रुचि जागृत होगी और एक है ना मतलब कि उसका छोटा बच्चा इतना नॉलेज को लिंक करना जानता नहीं है। तो यदि ऐसे पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया जाएगा तो नॉलेज ऑटोमेटिक लिंक होगा और वो लंबे समय तक उसकी मेमोरी में रहेगा, वो स्थायी मेमोरी में जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, शिक्षाविदों ने इस समाकलित अध्ययन पद्धति पर अत्यधिक बल देते हुए इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, ये जो नया दृष्टिकोण है एजुकेशन को देखने का, उसमें ये चीज़ जो समाकलित अध्ययन पद्धति वाली है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गणित निश्चित ही ऐसा विषय है जिसकी एक रूपता ने इसे वैश्विक विषय बनाया है। इसकी एक रूपता क्या है? इसकी एक रूपता ये है कि ये जैसा इंडिया में वैसा अमेरिका में वैसा इंग्लैंड में, इस वजह से ये एक वैश्विक विषय है, ग्लोबल सब्जेक्ट है। ठीक है,
गणित ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया है, अर्थात एक निश्चित लिमिट तक इसने सब सब्जेक्ट में अपनी टांग घुसाई है। ठीक है, सब जगह इसने सभी सब्जेक्ट को ये इफेक्ट करता है मैथमेटिक्स। और गणित के अध्ययन की विभिन्न विषयों में उपयोगिता को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि विभिन्न विषयों में गणित का क्या रोल है इसको हम समझेंगे। तो पहला, गणित की विज्ञान में क्या उपयोगिता है, इस चीज को समझते हैं। तो रॉजर बेकर ने कहा है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, तो ये परिभाषा भी ध्यान में रखना। और ये परिभाषा विज्ञान में गणित के महत्व को स्पष्ट करती है। नंबर 2, कांट ने क्या कहा कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है, अर्थात विज्ञान में जितना ज़्यादा गणित होगा वो विज्ञान उतना ही ज़्यादा यथार्थ सत्य होगा। ठीक है, तो ये कांट की ये परिभाषा भी गणित का विज्ञान में योगदान को स्पष्ट करती है। ठीक है, और विज्ञान की अनेक शाखाओं जैसे भौतिकी हुई, भूगर्भ शास्त्र हुआ, खगोल विज्ञान हुआ आदि पूर्णतः गणित की अनुपयुक्त शाखाएं हैं, अर्थात इनमें गणित का सीधा सीधा संबंध है। ठीक है, और केमिस्ट्री हुई, बायोलॉजी हुई, जो ये बॉटनी वगैरह है आदि सब में भी गणनात्मक कार्य बिना गणित के संभव नहीं है। ये चीज़ आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि इन सब में गणित के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन केमिस्ट्री में यदि आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो और उसमें यदि गणित का प्रयोग नहीं करोगे तो आप गणना कैसे करोगे, आप रिएक्शन वगैरह है उसको बैलेंस कैसे करोगे गणित के अभाव में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कृषि क्षेत्र में गणित की क्या उपयोगिता है, खेती में गणित किस प्रकार से उपयोगी। ठीक है, तो देखो, फसलों के उत्पादन, प्रयुक्त किया जाने वाले खाद बीज या जल की मात्रा बिना गणित के संभव नहीं। ठीक है, कितनी खाद देनी है, कितना पानी डालना है, कितनी मात्रा में बीज डालना है, तो इन सब के लिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, तो वो गणित है। ठीक है, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है अभियांत्रिकी। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है कि गणित के बिना अभियांत्रिक विषयों जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है आदि की विषय वस्तु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो भाई इंजीनियरिंग में तो पूरी मैथ है, तो वहाँ पर तो गणित के बिना हम सोच भी नहीं सकते। जैसे सड़क, पुल, बांध, मशीनरी आदि का निर्माण गणितीय गणनाओं के परिणाम स्वरूप ही होता है। यह चीज़ स्पष्ट है, अब इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पुल बनाएंगे तो पुल की लंबाई के लिए मैथ का प्रयोग होगा और उसके निर्माण में काम में ली जाने वाली सामग्री में गणित का प्रयोग होगा। तो ऐसा आप सेकंड ग्रेड लेवल के विद्यार्थी हैं, आपको इसका बखान नहीं किया जाएगा। नंबर 4, आयुर्विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस में तो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी अनेक लेबोरेटरी जांचें हैं जो कि गणितीय मानकों पर ही आधारित है। हृदय की गति, धड़कन की गति आदि में गणितीय गणनाएं ही आधार होती है। अनेक मेडिकल उपकरणों का निर्माण गणितीय सिद्धांतों पर होता है कि भाई इसमें कितना ये दाब वगैरह कितना रखना है, तो दाब की गणना करना, तो सब जगह गणित ही गणित है। ठीक है, तो ये वीडियो हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे है 5वां, अर्थशास्त्र में गणित की उपयोगिता। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गणितीय ज्ञान की सर्वाधिक उपयोगिता होती है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में तो पूरा यही है, आय व्यय, आयात निर्यात, डाटा ही डाटा है, तो सब जगह गणित लगेगा। तो आयात निर्यात, लाभ हानि, लेन देन, सांख्यिकी, आंकड़े, जनगणना, उत्पादन आदि समस्त गतिविधियां गणित के बिना अधूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे चलते हैं 6ठे पॉइंट की ओर, भूगोल के अध्ययन में गणित की उपयोगिता। तो पर्वतों की ऊंचाई, नदी, सागर की गहराई, अक्षांश, देशांतर रेखाएं आदि समस्त भौगोलिक संपत्तियों, संपत्ति का मतलब होता है कंसेप्ट, का अध्ययन गणित की सहायता से ही किया जाता है। तो भाई भूगोल में भी गणित का पूरा पूरा योगदान है। आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, इतिहास के अध्ययन में गणित की उपयोगिता। तो इतिहास में भाई हिस्ट्री में भी देख लो आप। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या होगा कि ये डेट है, तो इसका जन्म 1978 में हुआ, उसका 1878 में हुआ, उसका 1773 में हुआ, तो इनके बीच की डेट की जो टाइम पीरियड का काल निकालना हो तो अपन गणित के जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं कि ये 500 साल पहले, ये 600 साल पहले। तो इसमें भी हिस्ट्री में भी गणित की गणनाएं आती है। ठीक है, अब आप कहीं खुदाई करते हो तो कि इतने मीटर की खुदाई पर ये मिला, ठीक है, वगैरह वगैरह। अतीत के समस्त वृत्तांतों के कालक्रम अर्थात टाइमिंग पीरियड, सभ्यताओं का कालखंड अर्थात टाइम पीरियड, विक्रम संवत, हिजरी संवत जैसे कैलेंडर से गणनाएं आदि सभी गणितीय ज्ञान पर ही आधारित है। ठीक है,
नंबर 8, चित्रकला में भी गणित का क्या योगदान है। तो देखो, चित्रकारी, मूर्तिकारी, शिल्पकारी आदि में ज्यामितीय आकृतियों को आधार मानकर ही कार्य किया जाता है कि भाई इसको क्या करो, इसको थोड़ा गोलाकार बना दो, इसको क्या करो, इसको इतना 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें सीधी रेखा खींचो। तो ऐसे चित्रकारी वगैरह कुछ भी करते हो तो उसमें गणित आता है। ठीक है। मनोविज्ञान में गणित की उपयोगिता क्या है? साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में आपको IQ निकालते हो, आप EQ निकालते हो, तब उसमें गणित का प्रयोग नहीं करते हो ना। उपलब्धि परीक्षण निकालते हो, CC मूल्यांकन करते हो, तब उसमें जो एपे और एसए होते हैं कि भाई ये एपे है वो 10% होंगे, ये 30% होगा, तो अब यहाँ पर नहीं करते आप गणनाएं। तो ये सब क्या है? ये सब गणित है। तो मनोविज्ञान में बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि, उपलब्धि परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों आदि में गणितीय गणनाओं का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, गणित प्रयोगशाला की योजना तथा उपकरण। भाई गणित की जो प्रयोगशाला होगी उसमें क्या योजना होगी, क्या उपकरण होंगे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। देखो, गणित विषय की संरचना को देखते हुए जहाँ यह महत्वपूर्ण होता है कि क्या पढ़ाना है, वहीं इससे भी अधिक ये महत्वपूर्ण होता है कि कैसे पढ़ाना है। हाँ, गणित में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्या पढ़ाना है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो ये कंटेंट है इसको एक गणित का शिक्षक किस प्रकार बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है। तो जब हम गणितीय अवधारणाओं की प्रस्तुति सैद्धांतिक रूप से विद्यार्थियों के समूह करते हैं, सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, अर्थात केवल थ्योरी के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, तो कई बार विद्यार्थी उन्हें समुचित रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है। तो वो सही ढंग से कई बार नहीं सीख पाते हैं। तब क्या आवश्यक होता है? अतः ये आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों को ये अवधारणाएं केवल सैद्धांतिक अर्थात थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाकर क्रियात्मक प्रायोगिक स्वरूप में पढ़ाई जाए, अर्थात उनको कुछ उससे जुड़ा प्रयोग करके भी दिखाया जाए। जैसे त्रिभुज वगैरह कुछ भी है तो वैसे त्रिभुजाकार टुकड़े दिखाए जाए, उन पर प्रयोग करके बच्चों को दिखाया जाए, ताकि जो गणितीय अवधारणाएं हैं उन पर बच्चों की सही समझ बन पाए। ठीक है। अतः विज्ञान एवं अन्य तकनीकी विषयों की प्रयोगशालाओं की भांति गणित विषय में भी ऐसी सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है जिन पर विद्यार्थी प्रयोग करके स्वयं गणितीय नियमों सिद्धांतों की पुष्टि कर सकें। अन्य तकनीकी विषयों कैसे? जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में वहाँ पर जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का अदर सब्जेक्ट हैं, उनके जिस प्रकार से उनकी लेबोरेटरी होती है, तो वैसे भी गणित की लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें बच्चा क्या कर सके, सिद्धांतों पर खुद प्रयोग करे और वो खुद प्रयोग करके देखे कि हाँ, कि जो लंबाई है उसका स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ये उसको बताया जाए। उसको रियल में जैसे ये आयत दिया जाए और उसमें फिर लंबाई और चौड़ाई बता के, और फिर उसको देखो कि ये लंबाई ये चौड़ाई है, अब यहाँ से यहाँ तक माप की ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। इस धागे को खोल और देख कि ये धागा कितना लंबा हुआ, ये 18 मीटर लंबा हुआ। तो ये सूत्र भी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, इसमें भी 18 मीटर लंबा हो रहा है। तो इस प्रकार बच्चा जब स्वयं उन गणितीय नियमों सिद्धांतों की पुष्टि करके सीखता है तो एक तो बच्चा सक्रिय रहता है, सक्रिय अधिगम कर पाता है, और साथ ही साथ उसका ज्ञान है वो स्थायी होता है। उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दृष्टिकोण, उसका व्यापक दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण विषय को लेकर के डेवलप होता है। ठीक है। गणित की प्रयोगशाला में निम्न उपकरण हो सकते हैं। तो ठीक है, तो गणित की प्रयोगशाला में क्या क्या हो सकते हैं? तो एक ठोस आकृतियां हो सकती है, जैसे घन, घनाभ, लंबवर्तीय बेलन, शंकु आदि ऐसी कई प्रकार की ठोस आकृतियां हो सकती है, और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की अवधारणाएं स्पष्ट होगी। तो इनको दिखा कर बच्चों को उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनका जो आयतन है, उनके बारे में बताया जा सके। ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आयत, वर्ग, त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज तथा वृत्त जैसी सरल ज्यामितीय आकृतियों के कटे हुए कुछ आप भाग भी रख सकते हो, जैसे गत्ते वगैरह, ताकि बच्चों को ऐसे बताया जा सके कि देख त्रिभुज ऐसा है। ठीक है। एक होता है हिप्सोमीटर, जिसे ये उन्नयन कोण के लिए, तथा एक होता है क्लिनोमीटर या इंक्लिनोमीटर। ठीक है। ये अवनमन कोण के लिए। तो ये हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर भी रखे जा सकते हैं, ये उपकरण होते हैं कोण मापने के। ठीक है। और जियो बोर्ड और सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट क्या है? कोण मापी यंत्र है जो कि कोणीय दूरी मापता है।
और जियो बोर्ड एक ज्यामितीय आकृतियों पर समझ डेवलप करने के लिए जियो बोर्ड होता है, जिस पर ऐसे रबड़ बैंड फंसा कर किलो में और ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी दी जाती है। यदि ये वीडियो आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है क्लास नंबर 15, तो उस पर जरूर जाएं और उसको देखें, क्योंकि वहां पर हमने जियो बोर्ड को और सबको ऐसे गूगल पर चला के दिखाया है, फोटो वगैरह। ठीक है। और देखिए, समरूप, सर्वांगसम और सममित आकृतियों के मॉडल रखे जा सकते हैं, ताकि बताएं कि भाई एक छोटा सा गोला लेके बच्चे को बताया कि देख ये गोला और ये गोला समरूप है, लेकिन ये गोला और ये गोला सर्वांगसम है। देख मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, इस वर्त को इस वर्त के ऊपर रखता हूँ, तो ये पूरा इसके पीछे छिप जाता है। तो ऐसे भी आप बढ़िया तरीके से उनको पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो ड्राइंग बोर्ड, गेम्स वाले बोर्ड है, उन बोर्डों के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। नक्शे, ग्राफ, चित्र, चार्ट, रस्सी, धागे, किले और ये जो किल्जनेर छड़ें हैं जो कि भिन्नों की अवधारणाओं को स्पष्ट करती है, ये छड़ें भी वहाँ पर रखी जा सकती है। तो ऐसे कई सारी सामग्री होती है मैथ्स में, जो कि आप गणित की जो मैथ्स की जो लेबोरेटरी है उसमें रख सकते हैं और मैथ्स को एक आकर्षक विषय, रुचिपूर्ण विषय के तौर पर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आई थिंक आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। यदि आपको बढ़िया लग रहा है, अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने में सक्षम हो पाएँ। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं, ये अपेक्षा तो कर ही सकते हैं कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे, और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस शुभ कार्य में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, गणित की प्रयोगशाला की आवश्यकता तथा महत्व। गणित की जो प्रयोगशाला है, पहले बात तो उसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई और उसका क्या महत्व है। तो देखो, बालक अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान ग्रहण करता है, जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अर्थात बालक जब भी ऐसे सीखता है पूरा एकदम प्रैक्टिकली, तो उसकी ज्ञानेंद्रियां वगैरह सब सक्रिय रहती है, जिससे जो भी ज्ञान ग्रहण होता है वो एकदम क्या रहता है, ठोस रहता है, स्थायी होता है। ठीक है, और वो सक्रिय रहकर अधिगम करता है। अतः मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ सीखना होता है। ठीक है, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बच्चा सक्रिय रह करके अधिगम करे। ठीक है। नंबर 3, शिक्षण के कौशलात्मक या क्रियात्मक उद्देश्यों की सर्वोत्तम प्राप्ति होती है। अर्थात जो कौशलात्मक क्रियात्मक उद्देश्य होता है ना, कौशलात्मक का मतलब होता है बच्चा हाथ से करके सीखता है, खुद के हाथ से हर चीज को कर करके देखता है, तो उसके हाथ में वो कौशल भी आता है। आकृतियों को काटना, उनको बनाना, कोण मापना, प्रकार चंदे से रचना करना, ये सब क्या होते हैं, उसके हाथ में कौशल डेवलप होते हैं। अर्थात क्रियात्मक उद्देश्यों की भी मैक्सिमम प्राप्ति होती है। ठीक है, और उसकी गणितीय अवधारणाओं पर श्रेष्ठ समझ बनती है। तो ये इसके फायदे हैं लेबोरेटरी के। ठीक है, एक उसके सैद्धांतिक ज्ञान की भी पुष्टि हो जाती है। अर्थात जो बच्चा नॉलेज है वो थ्योरेटिकल सीखा है, तो उसको भी एक बार वो पुष्टि हो जाती है। जब वो उसको अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है, तो वो उसकी पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाती है। आगे बात समझ में, आई थिंक आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि किस प्रकार का समझ में आ रहा है। नंबर 6, शिक्षण के उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति होती है। अर्थात शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो इनकी सही मायने में और बहुत ही डेप्थ के साथ इस चीज की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, और मतलब वास्तविक रूप से इनकी क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और प्रयोगशाला में बालकों की निरीक्षण तथा प्रेक्षण क्षमता का पर्याप्त विकास होता है। निरीक्षण और प्रेक्षण क्षमता क्या होती है, निरीक्षण ऑब्लिग प्रेक्षण, तो इसका मतलब होता है, निरीक्षण का मतलब होता है कि आप कितना ध्यान से और डीपली, घोर से देखते हो, कितने अच्छे आप दृष्टा हो। तो इस चीज का भी यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। बच्चा बढ़िया तरीके से ऑब्जर्वेशन करना सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित अध्यापक की अकादमिक और व्यावसायिक तैयारियां। ठीक है, तो भाई एक गणित अध्यापक की क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए कक्षा में उपस्थित होने से पहले, क्लास आने के बाद उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्लास में रिप्रेजेंट होने से पहले क्या करना चाहिए, कक्ष में शिक्षण प्रोसेस चल रही है उसके दौरान उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसको प्रिपेयर रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो देखो, गणित विषय की संरचना अन्य विषयों से निश्चित ही भिन्न होती है, बिल्कुल, क्योंकि तार्किक प्रकृति गणित की थोड़ी सी जटिल प्रकृति का विषय है। ठीक है, तो गणित अपेक्षाकृत अधिक तार्किक है और जटिल प्रकार का होता है, तथा इसकी प्रकृति सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, इसमें प्रत्येक जो ऊपरी है भाग है, वो नीचे वाला भाग है, वो ऊपरी भाग के लिए आधार का कार्य करता है। इस प्रकार क्या होती है, ऐसे जलेबी की तरह ऐसे बन जाती है, सर्पिलाकार है। ठीक है, फलस्वरूप अन्य विषयों की तुलना में गणितीय अवधारणाओं और अधिक प्रयास एवं अभ्यास करने के बाद ही स्पष्ट हो पाती है। ठीक है,
तो इसकी अवधारणाओं को समझाने के लिए हमको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। और इस स्थिति में एक गणित अध्यापक की अकादमिक अर्थात जो शैक्षिक और व्यावसायिक तैयारियों का संगठित होना अत्यावश्यक हो जाता है, अर्थात बहुत कंपलसरी हो जाता है कि बच्चा अच्छे से मतलब उसका अकेडमिक और अध्यापक है उसकी जो अकेडमिक और जो व्यावसायिक तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी रहे, ठीक है। तो अब उनकी क्या क्या शैक्षिक तैयारियां होनी चाहिए, पहले अकादमिक के बारे में पढ़ते हैं कि गणित अध्यापक की अकादमिक अर्थात शैक्षिक तैयारियां क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, गणित विषय का उसे संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। जो भी कंटेंट वगैरह वो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में एक शिक्षक की बहुत ही अच्छे तरीके से उस जो थ्योरी जो कंटेंट है उसको लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। नंबर 2, गणितीय शिक्षण से पूर्व तैयारी करना। एक गणित के शिक्षक को गणित पढ़ाने से पहले जो कंटेंट वो पढ़ाएगा उसकी उसे तैयारी करके कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। नंबर 3, गणितीय शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों की जानकारी होना। गणित पढ़ाने के लिए गणित के विभिन्न जो शाखाएं हैं उनमें जैसे ज्यामिति है वगैरह, बहुपद वाली वगैरह ये आ गई, त्रिकोणमिति आ गई, ज्यामिति आ गई और बीज गणित आ गई। तो इन सभी जो अलग अलग प्रकार की जो गणित की ब्रांचेज है, गणित की जो शाखाएं हैं, उनमें किस किस प्रकार की विधियों का प्रयोग होता है इसका एक शिक्षक को बहुत ही अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। गणित शिक्षण के दौरान संप्रेषण प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो बच्चों के और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एकदम शानदार लेवल का होना चाहिए, बढ़िया आई कांटेक्ट होना चाहिए। यह नहीं कि बोर्ड की तरफ घूम गया तो बस पीछे ही नहीं देखा और इधर बोलना शुरू कर दिया फिर बोर्ड की तरफ ही नहीं देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गणित के नवीन अनुसंधानों तथा नवाचारों से अद्यतन रहना चाहिए। अद्यतन का मतलब होता है अपडेट, गणित में क्या नए नए रिसर्च हो रहे हैं, क्या नवाचार काम में लिए जा रहे हैं, कौन सी नई शिक्षण विधियां अभी हाल ही में लॉन्च हुई है जिनके भाई अधिकतर शिक्षक प्रयास कर रहे हैं मैथमेटिक्स को और रुचिकर कैसे बनाया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक टीचर को अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। और गणित शिक्षण की विभिन्न तकनीकों जैसे मौखिक, लिखित, अभ्यास, गृह कार्य, अभिकर्मित अनुदेशन आदि का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। जहां बच्चों को मौखिक कार्य दिया जाना है वहां मौखिक कार्य दो, लिखित की जगह लिखित दो, प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिस कराओ। इन सभी चीज़ों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नंबर 7, शिक्षण के दौरान एवं शिक्षण के पश्चात आकलन की प्रविधियों के प्रयोग की उचित जानकारी होना कि भाई आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के दौरान साथ साथ ही आप कैसे आकलन करोगे कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप किस प्रकार से उनका मूल्यांकन करोगे। इन विधियों का एक शिक्षक को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नंबर 8, गणित विषय में विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। एक शिक्षक को पर्याप्त समय और पर्याप्त अभ्यास कार्य बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। और गणित में क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कार्यों को महत्व देना चाहिए, ठीक है। जो आपके प्रायोगिक कार्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे कार्यों को महत्व देना चाहिए ताकि बच्चा अधिक से अधिक क्या रहे, सक्रिय रहे। अब गणित शिक्षक की व्यावसायिक तैयारियाँ क्या है, ठीक है। व्यावसायिक तैयारियाँ कि भाई एक शिक्षक के लिए तो यही व्यवसाय, ठीक है। तो उसको लेकर उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षक को गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। भाई मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स को लेकर उसका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और गणितीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान मतलब जब वो पढ़ा रहा है तो स्वयं अनुशासित रहना चाहिए तथा विद्यार्थियों को भी अनुशासित रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, विद्यार्थियों को निरंतर गणित सीखने, गणितीय गतिविधियों को करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ये इसकी व्यावसायिक तैयारियां कि वो अपने व्यवसाय को कितने बढ़िया से करता है, जो उसका काम है उसको कितना शानदार तरीके से करता है, ठीक है। और विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक एवं निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, तो बड़ा ही हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए, ठीक है। और बच्चों में भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, बालकों द्वारा गणितीय अधिगम में की गई त्रुटियों पर हतोत्साहित नहीं करना और उन्हें पुनर्बलन देना, ठीक है। तो यह नहीं है कि बच्चे ने गलती कर दी तो बोल दिया कि तू क्या सीखेगा, इतनी देर से बैठा है, अभी तक तो तूने कुछ किया ही नहीं, तो आगे क्या करेगा, मैथ्स तेरा पहले से ही वीक है और ऊपर से तू पढ़ता नहीं। ऐसा नहीं करना है, उसको मोटिवेट करना है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सिखाओ जो कि वो जल्दी से सीखेगा, तो फिर उसको बोलो कि तू इतना सीख गया है तो तू आगे भी सीख जाएगा। नंबर 6, गणित शिक्षण के रोचक तथा विविधतापूर्ण तरीके खोजना। और नंबर 7, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व देना। तो भाई क्लास में सब तरह के बालक होते हैं, औसत, पिछड़े, प्रतिभाशाली, तो सभी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई
इस हिसाब से पढ़ाएं कि सभी का कवर हो। और नंबर 8 है कि गणित शिक्षण के रोचक और विविधतापूर्ण तरीके और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग मेथड खोजने चाहिए कि भाई ये बताएं तो बच्चे को और ज़्यादा मैथ्स में क्या उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये थी व्यावसायिक तैयारियां और ये थी अपनी टोटल 9 पेज की पीडीएफ। और आज का कंटेंट है वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। आज की क्लास में हम बस अब इतना ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, और शेष भाग है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको सब कंटेंट मिल जाएगा जो जो आपको पढ़ना है। ठीक है, और फिर भी कोई त्रुटि वगैरह होती है, आपको कंटेंट नहीं मिलता है, तो इन नंबर पर अपना जो नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना है, आपको पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और हर चीज़ पूर्णतया निःशुल्क है। हमारे वीडियो लेक्चर हैं वो टोटली फ्री हैं। ठीक है, पीडीएफ है वो टोटली फ्री है। ठीक है, और सब कुछ एकदम टोटली फ्री है। लाइव टेस्ट चलता है रोज़ रात्रि 9 बजे को, जीके का लाइव टेस्ट चलता है, वो भी टोटली फ्री है, उसकी पीडीएफ फ्री है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जीके वाला, फर्स्ट पेपर जीके, ये आपके निःशुल्क उपलब्ध है। आप राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल और साइकोलॉजी अभी चल रही है और ये इतना कंटेंट अपलोड है और लगातार अपलोड किया जा रहा है, पूर्णतया निःशुल्क है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनका भरपूर मात्रा में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी हमारे चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं, आप जाकर उनका भी बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, बस इसी सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। हम पूरा सब कुछ निःशुल्क देते हैं, बदले में इतना सा मांगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है? ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है और ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब तक घर ना पहुंचूं मेरी